अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 3। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। चूज करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए की पावर एक्स इक्वल टू एन देन। ठीक है, यहाँ पे है ए की पावर एक्स इक्वल टू एन। अब हमने बताना है कि ए की पावर एक्स इक्वल टू एन किसके इक्वल है लॉग में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस पेपर पे आ जाते हैं जहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है एमसीक्यूज़ का, ए की पावर एक्स इक्वल टू एन। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि किसके इक्वल है। तो बेटा यहाँ पे अगर आप गौर करें कि यहाँ पे लो ए है, ए की पावर एक्स है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, ये थोड़ा सा चेंज है, मतलब कि चेंज नहीं, यहाँ पे ए की पावर एक्स इक्वल टू एन है ना, तो ये बेस है ऐसे क्या, और ये एक्सपोनेंट है। हम क्या करते हैं, लॉग की जो बेस ऊपर हमारे पास गिवन वैल्यू में होती है लॉग की, हम वही बेस बनाते हैं और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। मतलब एक्स यहाँ पे एन आ जाएगा और एन की जगह पे एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये बस लॉग बाद में लिखा हुआ है, एक्स पहले इक्वल के लिखा हुआ है और यहाँ पे पहले लॉग और यहाँ पे एक्स, ठीक है। इसमें डिफरेंस कोई भी नहीं है। तो फिर से देख लें कि ए की पावर एक्स इक्वल टू एन है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बेस हमारी ए थी, तो हमने लॉग लगाया और साथ में ए को ही बेस बना दिया। उसके बाद जो पावर और जो इक्वल के साइड पे नंबर है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। एक्स की जगह पे एन आ गया और एन की जगह पे एक्स आ गया। तो ये क्या वैल्यू बन गई, ये बन गई एक्स इक्वल टू लॉग ए एन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने ये सॉल्व किया, हमारा आया एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए इक्वल टू लॉग एक्स एन, तो ये तो नहीं हमारा आंसर, मतलब ये वाला नहीं होगा। उसके बाद एक्स इज इक्वल टू लॉग एन ए, ठीक है, इसमें हमारी बेस चेंज है, इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एन, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब क्वेश्चन पार्ट 1 का सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप सी पे टिक कर लें या सर्कल कर लें, वो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कर लें, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास, द रिलेशन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ जी एक्स इम्प्लाइज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट जो एमसीक्यू था उसमें हमारे पास एक कंडीशन थी जिसको हमने लॉग में कन्वर्ट करना था। अब ये लॉगरिथमिक कंडीशन है, इसको हमने इस सिंपल कंडीशन में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए इस पेपर पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख ली है y इक्वल टू लॉग ऑफ जी एक्स, ठीक है। हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये भी थोड़ी सी इंटरचेंज है, सेम बिल्कुल उसी तरह, लेकिन आपके पास है y इक्वल टू लॉग ऑफ जी एक्स, ठीक है। आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास बेस क्या है, लॉग की बेस जी है, तो इसका मतलब जी ही आपकी बेस रहेगी और x और y ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा y की पावर आ जाएगी, z की पावर आ जाएगी y और y की जगह पे आ जाएगा x, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गया x इक्वल टू जी की पावर x, ठीक है, z की पावर y। तो आप यहाँ पे देखिए z की पावर y इक्वल टू x, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस इनका थोड़ा सा ये इनकी प्लेस थोड़ी सी चेंज है। अगर आपने z पहले लिख लिया इक्वल टू x कर लिया, x इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो लोग की बेस जी थी, हमने बेस को बेस ही रखा और y और z को हमने इंटरचेंज कर दिया। y की जगह पे आ गया x की जगह पे आ गया y और y की जगह पे आ गया x। तो हमारा आंसर क्या बन गया, x इज इक्वल टू जी की पावर y। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो सेकंड जो एमसीक्यू है उसका ए ऑप्शन है, वो है x की पावर y इक्वल टू जी। तो बेटा ये वाला तो हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये हमारी बेस जी थी ना, तो जी की पावर आनी चाहिए थी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आपके पास जी की पावर y इक्वल टू एक्स, तो ये वाला आपका बिल्कुल ठीक है। आपके पास बेस जी थी, जी बेस है, आपने इंटरचेंज की वैल्यूज, तो x की जगह पे आ गया y और y की जगह पे आ गया x। इसका मतलब आपका बी वाला ऑप्शन ठीक हो गया। तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ
ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला जो हमारे पास MCQ है वो है द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज, ठीक है, यानी लॉग ऑफ यूनिटी किसी भी बेस की क्या हो सकती है। तो अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए यूनिटी का क्या मतलब है। यूनिटी मीन्स वन, ठीक है, यूनिटी का मतलब है वन। तो लॉग ऑफ वन किसी भी बेस टू एनी बेस इज क्या होगा। तो देखते हैं ये क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने अपना थर्ड MCQ लिख लिया, log ऑफ a1 इक्वल टू x। बेटा हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो ये थी, द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, मतलब log ऑफ वन, यूनिटी मीन्स वन, log ऑफ वन किसी भी बेस के साथ क्या होगा, ठीक है ना। तो हमने अपनी स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया अपनी इक्वेशन में। किस तरह कन्वर्ट किया, log ऑफ यूनिटी मीन्स log ऑफ वन, यानी log वन टू एनी बेस, यानी log की बेस। अब ये बेस कुछ भी हो सकती है, मैंने यहाँ पे बेस अपनी a रखी हुई है, आप b रख लो, c रख लो, d रख लो, या अगर आपने कोई इंटीजर नंबर रखना है तो आप log ऑफ वन रख लो, टू रख लो, थ्री रख लो, कुछ भी रख लो, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है टू एनी बेस, ठीक है, कोई भी बेस हो सकती है। तो log ऑफ वन यानी log ऑफ यूनिटी वन और टू एनी बेस क्या होगा। तो अब हमें ये नहीं पता कि क्या होगी, तो हमने क्या किया, हमने उस क्या होगा मतलब जो हमें नहीं पता वो हमने सपोज कर लिया कि वो x होगी, ठीक है। तो जब हमने उसको x सपोज किया तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी सिंपल फॉर्म में। तो बेस आपकी क्या है, a आ गया, और साथ में ये वन और ये x आपस में इंटरचेंज हुए, तो a की पावर आ गई x इक्वल टू वन, ठीक है। अब जो ये वन है, हम कहते हैं कि किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो वो वन के इक्वल होता है, ठीक है। हमने चूंकि बेसिस सेम करनी है ना, आंसर निकालने के लिए बेसिस सेम करनी है, तो हमने क्या किया, हमने वन को इक्वल कर दिया ए की पावर ज़ीरो, क्योंकि हम ये रूल पढ़ते हैं, हम ये यूज़ करते हैं कि अगर किसी वेरिएबल या किसी नंबर की पावर ज़ीरो हो वो वन के इक्वल है, तो फिर हम वन को भी तो ए की पावर ज़ीरो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास थी ए की पावर एक्स इक्वल टू वन की पावर वन की वैल्यू पुट कर दी, तो ए की पावर ज़ीरो आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, जब बेसिस सेम हो जाती हैं, पावर्स इक्वल हो जाती हैं, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब कि log ऑफ वन यानी log ऑफ यूनिटी किसके इक्वल है, ज़ीरो के। तो बेटा ये वाला जो रूल है ये आपकी बुक के पेज नंबर 60 पे बताया हुआ है। तो हम अपनी बुक पे भी देख लेते हैं कि इस रूल के मुताबिक हमारा आंसर ज़ीरो ही बनता है। तो बेटा ये आपका पेज नंबर 60 है जिसमें लिखा हुआ है डिटेक्शन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि ए की पावर ज़ीरो इक्वल टू वन, यानी किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो वो किसके इक्वल होगी, वन के। उसके आगे ही आपको जो आपका स्टेटमेंट में पूछा हुआ था उसका आंसर भी है और उसका क्वेश्चन भी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ वन बेस क्या, ए इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करके भी प्रूव कर दिया है, यानी हमने अपनी वन ली और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ था, और एक्स इसको जब हमने इंटरचेंज किया तो ए बेस हमारी वन आ गई, ए इक्वल टू ज़ीरो और ए वन आ गया ना, तो वन की हमने वैल्यू पुट की, एक्स ए से कैंसिल हुआ तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई ज़ीरो, ठीक है। तो बेटा ये वाला इसका मतलब कि हमने जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल ठीक है कि log ऑफ वन बेस टू एनी बेस इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो अब हम अपना MCQ सॉल्व करते हैं। तो हमारा थर्ड MCQ क्या बनेगा, द log ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, यानी log ऑफ वन किसी भी बेस के साथ क्या आता है, ज़ीरो आता है। इसका मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वाला MCQ, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज, यानी कि लॉग किसी भी नंबर का उसी की बेस आ जाए तो क्या आंसर आएगा, यानी लॉग की बेस और उसके साथ जो आप नंबर यूज़ कर रहे हो वो दोनों सेम हो तो आंसर क्या होगा। तो इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो बेटा हमारा फोर्थ MCQ है, हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पे मैंने अपनी इक्वेशन बनाई है। स्टेटमेंट क्या थी, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, यानी किसी भी नंबर के साथ
टू इटसेल्फ एज अ बेस, और उसकी बेस भी वही नंबर होगी। मतलब कि अगर आप यहाँ पे log a यूज़ करें, ये a है, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, ये ए है, ठीक है। अब ये log a है, मतलब नंबर जो आपने यूज़ किया वो a है और बेस भी आपकी a है, ठीक है। तो इक्वल टू 1, ये आपका पेज नंबर बुक का जो 60 है उसी पे आपका रूल दिया हुआ है। सेकंड वाला रूल है कि अगर log की बेस और वो नंबर सेम हो जाए तो आंसर आपका 1 आता है, ठीक है। इसको अब हम प्रूव करके भी देख लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसको याद कर लो। यहाँ पे हमारे पास है log a, मतलब कि जो नंबर है और जो बेस है वो दोनों सेम है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने कोई सा नंबर ले लिया 3, ठीक है। log का नंबर क्या है 3, और साथ में बेस भी मैंने 3 ले लिया है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि log का नंबर और बेस जब सेम होता है तो आंसर क्या आता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो x है, ठीक है। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फॉर्म में। बेस हमारी 3 थी, 3 आ गई, 3 और x आपस में इंटरचेंज हुए तो 3 की जगह x आ गया और x की जगह पे 3 आ गया। तो बेटा बेसिस जब सेम हो जाती हैं तो पावर जो है वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 था, 3 के ऊपर कुछ नहीं होता तो इसका मतलब 3 की पावर 1 है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1। तो ये वाला जो लॉ है ये हमने सॉल्व करके भी प्रूव कर दिया है कि अगर किसी log का नंबर और उसकी बेस सेम हो तो आंसर 1 आता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा फोर्थ MCQ का होगा। तो फोर्थ MCQ है, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इट्स सेल्फ एज बेस इज, यानी log का जो नंबर है और उसी की बेस अगर सेम हो तो आंसर क्या आएगा। तो अभी हमने प्रूव किया, वो आंसर हमारा आता है 1। इसका मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला MCQ है log e इक्वल टू वेयर e अप्रोक्सीमेटली 2.718, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि log e की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये भी बताया है कि ये जो दो छोटी छोटी लाइंस है ना इनको कहते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। उन्होंने बोला है कि e जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2.718 है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप आराम से अपना कैलकुलेटर निकालो, उसके ऊपर log प्रेस करो और कैलकुलेटर के ऊपर होगा e, उसको प्रेस करो, इक्वल प्रेस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप इक्वल प्रेस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.4343, ठीक है। तो इसका मतलब आपका फिफ्थ MCQ का बी पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 6 MCQ, द वैल्यू ऑफ log p/q इज, ठीक है। अब ये आपका जो लॉज आपने पढ़े थे चैप्टर के स्टार्ट पे, अब ये वो पूछ रहे हैं। तो ये तो आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो इसमें उन्होंने पूछा ये कि दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं log के साथ, तो इनका आंसर क्या होना चाहिए। तो आपको ये पता है जब दो नंबर डिवाइड होते हैं तो log के साथ तो log सबसे पहले अलग-अलग उन दोनों पे यूज़ होता है, और जब दो नंबर डिवाइड होते हैं तो वो माइनस में चेंज हो जाते हैं। तो log p/q, इसका मतलब log p माइनस log q आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर बनेगा ए वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे है log p माइनस log q, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सेवन्थ वाला MCQ है log p माइनस log q इज सेम एज। अब बेटा यहाँ पे आपके पास log को कॉमन लेके आप कंडीशन दी थी, और यहाँ पे अब क्या है, अब उन्होंने log अप्लाई किया हुआ है लेकिन पूछा ये कि ये निकला किससे, यानी ये बना किससे, इसकी बेस क्या है, ठीक है। तो log p माइनस log q को अगर आप रिवर्स करो तो log कॉमन आ जाएगा और दो नंबर माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब दो नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पे ए ऑप्शन है log q/p, तो बेटा हमारी पहले p है, क्यों नहीं, तो इसका मतलब और ए ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। उसके बाद बी में p माइनस क्यू, मतलब उन्होंने सिर्फ log को कॉमन लिया p माइनस क्यू, जबकि ये वाला लॉ तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद सी है, सी में log p और log q, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि log कॉमन आता है। उसके बाद डी है, डी ऑप्शन में log कॉमन है और p/q है, इसका मतलब कि आपका करेक्ट आंसर डी होगा।
नेक्स्ट आपके पास 8 MCQ है log m की पावर n कैन बी रिटन एज, ठीक है। अब ये जो है ये भी आपके जो आपने फोर्थ लॉज पढ़े थे उन में से जो थर्ड लॉ था वो था पावर लॉ, ठीक है। अब आपको ये पता है कि पावर लॉ किस तरह अप्लाई करते हैं, पावर स्टार्ट पे आ जाती है, वैल्यू एज इट इज़ रहती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है log a m, यानी इन्होंने दोबारा इसको रिपीट कर दिया, बस उन्होंने क्या किया ब्रैकेट्स लगा दी, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। उसके बाद बी ऑप्शन है उसमें है m log n, उन्होंने क्या किया उन्होंने बेस को पहले लिख दिया और पावर, इसका मतलब कि ये वाला हमारा गलत है। उसके बाद सी में है n log m, तो बेटा हमारी पावर थी n और बेस थी m, तो पावर स्टार्ट पे आ गई, बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। इसका मतलब कि हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें अपना करेक्ट ऑप्शन मिल गया है, वो है सी। तो हम क्या करेंगे, हम सी को मार्क कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है 9th वाला MCQ वो है log a इंटू log b कैन बी रिटन एज, ठीक है। अब ये जो आपका जो क्वेश्चन है ये आपके जो लॉस है उसका फोर्थ वाला लॉ था, ठीक है। तो वो लॉ फिर से हम एक दफ़ा रिवाइज करते हैं ताकि हमें अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बेटा जो हमारा 9th वाला MCQ है वो चेंज ऑफ बेस फार्मूला वाला क्वेश्चन है, उसमें जो आपके पास क्वेश्चन पूछा है 9th MCQ में वो चेंज ऑफ बेस फार्मूला वाला है, ठीक है। तो हमने हमारे पास जो फोर्थ लाइन है हमारा वो है log ऑफ a n, यानी बेस कोई भी नंबर है और n जो है वो भी कोई भी नंबर है, यानी बेस आपने a ली हुई है और n यानी नंबर जो है वो कोई भी है। तो इसको आप किस तरह सॉल्व करते हो, इसको दो तरह सॉल्व किया जाता है, एक इसको इस फॉर्म में सॉल्व करते हैं और एक इसको डिवीजन फॉर्म में सॉल्व करते हैं। हम कॉमनली ये वाली फॉर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने आपको MCQ में ये वाली फॉर्म पूछी है, मतलब कि ये वाली फॉर्म आपको दी हुई है, आपने ऑप्शंस में से ये वाली फॉर्म ढूंढनी है। अब हमने इसको याद कैसे करना है, तो याद करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाली फॉर्म समझ आनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास है log a n, यानी कि बेस आपकी a है और नंबर आपका n है, तो आपने क्या करना है log n डिवाइडेड बाय log a कर देना है। देखें आपने नंबर को ऊपर रखना है और जो बेस है उसको नीचे डिवाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जब इनको नंबर्स बन गए ना, ये log n और log a, ये तो इसके नंबर बन गए। अब log की कोई ना कोई बेस होती है, तो आप क्या करोगे, आप कोई भी बेस रख लो। यहाँ पे आपने b बेस रख ली, यानी log b। आप यहाँ पे log c भी रख सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे log b और log b यूज़ कर ली, तो इसका मतलब आपको इस फॉर्म से ये फॉर्म बनानी आ गई। कैसे बनाई कि जो नंबर है वो log के साथ ऊपर आ जाता है और बेस जो है वो नीचे डिवाइड हो जाती है। अब जब आपको ये फॉर्म बनानी आ गई है तो आप इसको डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर दो। अब देखो log bn, आपने log bn एज इट इज़ लिखना है, डिवीजन को मल्टीप्लाई में लिख दो और नीचे क्या है log ba, मतलब कि जब आपने इसको इधर लिखना है ना तो आपने इसकी बेस और इसके नंबर को इंटरचेंज कर देना है। आपने b की जगह पे लिख देना है a और a की जगह पे लिख देना है b, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि आप इसको क्या किस तरह सॉल्व करोगे। तो जब आपके पास ये फॉर्म दी होती है, इस फॉर्म में आपने फर्स्ट वाली वैल्यू का नंबर देखना होता है और सेकंड वैल्यू यानी जब मल्टीप्लाई होके दूसरी वैल्यू आती है उसकी बेस देखनी होती है। तो एन ए ये आ जाएगा log ऑफ a n, ठीक है। यानी आप इसको इस फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट करोगे। अब हम अपना क्वेश्चन MCQ देखते हैं। तो बेटा ये जो हमारा 9 वाला MCQ है ना वो है log b a मल्टीप्लाई log c b, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जब आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाती है तो आप फर्स्ट वैल्यू का नंबर और सेकंड वैल्यू का की बेस देखते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू का नंबर a है और सेकंड वैल्यू की जो बेस है वो c, मतलब कि आपका आंसर आएगा log a c, यानी बेस ही रहेगी, नंबर ही रहेगा। तो आपकी वैल्यू बन जाएगी log a और बेस आ जाएगी c। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास log a c, यानी कि आपका जो नंबर है वो बेस बन गया और जो बेस है वो नंबर बन गया। इसका मतलब कि ये करेक्ट आंसर नहीं है। उसके बाद बी है log c a। तो बेटा ये वाला जो आंसर आपका करेक्ट है, क्योंकि देखिए नंबर आपका a ही है और जो बेस है वो बेस ही है, यानी log c, ठीक है। इसको जब आप खोलोगे तो वो इस तरह खुलेगी a और बेस b, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा जो 9th MCQ उसका हमें ऑप्शन मिल गया, वो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी वाला, ठीक है। उसके बाद जो 10 वाला MCQ है वो है x y
log x और बेस क्या y विल बी इक्वल टू। तो बेटा हमने इस वाली फॉर्म की यानी अपने जो फोर्थ लॉ थी उसकी दो टाइप्स पढ़ी थी, दो तरह से उसको लिखा जाता है, एक उसको मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में, दूसरे उसको डिवीजन वाली फॉर्म में। तो जो 9th वाला एमसीक्यू था उसमें क्या था, आपको मल्टीप्लाई वाली फॉर्म दी हुई थी, आपने बताना था कि वो बना किससे है। ठीक है, अब आपको वो लॉ आपका फोर्थ लॉ दिया हुआ है, आपने बताना है कि इसकी डिवीजन फॉर्म क्या बनेगी। तो हमने मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म को डिवीजन वाली फॉर्म से ही बनाया था। तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, अपना नंबर ऊपर रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं बेस से, यानी लॉग तो दोनों के साथ ही यूज़ होगा लेकिन नंबर ऊपर होता है और बेस नीचे चली जाती है। तो आप अगर अपना फर्स्ट ऑप्शन देखो वो है log zx डिवाइडेड बाई वाई जी, तो यहाँ पे तो z यूज़ ही नहीं हो रहा और यानी आपका नंबर ऊपर है, बेस नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन बेस को उन्होंने बेस से रहने दिया, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। उसके बाद बी वाला देखें, log x जी log y जी, इन्होंने इसमें यूज़ ही नहीं किया अपना नंबर और बेस। ठीक है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। उसके बाद सी log x ओवर log y। ठीक है, देखें आपके जो नंबर था वो ऊपर है और बेस नीचे है। उसके बाद कोई ना कोई लोग के साथ हम कोई ना कोई बेस तो यूज़ करते हैं ना, तो उन्होंने जी बेस यूज़ कर ली। ठीक है, आप जी की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हो, इसका मतलब कि आपका सी ऑप्शन वो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट दी फॉलोइंग। ठीक है, आपने ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट करनी है। तो अपना फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है हमारे पास, फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेस इज़। कॉमन लॉगरिथम के लिए आपकी बेस क्या होगी। तो बेटा ये बात आप लोगों को जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसी में हमने देखी थी कि कॉमन लॉग मीन्स यानी लॉग, कॉमन लॉग जो आप यूज़ करते हो उसकी बेस क्या होती है, वो 10 होती है। ठीक है, कॉमन लॉग की बेस 10 होती है, इसका मतलब कि फॉर कॉमन लॉग के लिए आपकी बेस क्या होगी, 10 होगी। तो यहाँ पे आप लिख लें कि कॉमन लॉग के लिए आपकी बेस क्या होती है, वो 10 होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला है द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड। ठीक है, अब कॉमन लॉगरिथम में इंटीग्रल पार्ट क्या कहलाता है, तो हम इसको खुद से नंबर सपोज करके देखते हैं कि कॉमन लॉगरिथम में जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या होता है। तो बेटा हमारे पास जो सेकंड पार्ट है ना वो ये है कि कॉमन लॉगरिथम में इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रल पार्ट होता क्या है। ठीक है ना, तो कॉमन लॉगरिथम यानी आप कोई भी नंबर लो और उसका लॉग ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने खुद से नंबर सपोज कर लिया 45। अब जब मैं इसका लॉग लूँगी तो मेरे पास आंसर आया 1.65321। ठीक है ना, तो अब मैंने ये बताना है कि इसमें से कॉमन लॉगरिथम का जो आंसर आया उसमें से मेरा इंटीग्रल पार्ट कौन सा है। तो बेटा जो डेसिमल से पहले नंबर होता है उसको हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, ये हमारा हो जाता है इंटीग्रल पार्ट। और जो डेसिमल के बाद वाला होता है उसे हम क्या देते हैं, जो पॉइंट के बाद वाला होता है उसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है ना, तो अब उन्होंने ये पूछा है कि जो इंटीग्रल पार्ट है उसको क्या कहते हैं। तो बेटा लॉगरिथम में जो नंबर पॉइंट से पहले आता है उसको हम कहते हैं कैरेक्टर, यानी जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है कैरेक्टर, और जो हमारा डेसिमल पार्ट होता है वो कहलाता है हमारा मेंटीसा। ठीक है ना, ये हमारा कहलाएगा मेंटीसा। तो इस तरह हमारा जो ये सेकंड पार्ट है इसका आंसर क्या हुआ, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टर, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट आपका पॉइंट से पहले वाला होता है, तो जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है वो आपका लॉग में कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेकंड पार्ट में लिख देंगे द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर, ये मैंने सिर्फ
ये लिखा है, आप लोगों को समझ लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड। तो बेटा हमने अभी देखा है कि पॉइंट से पहले वाला नंबर इंटेग्रल पार्ट होता है और वो क्या कहलाता है, वो करैक्टर कहलाता है। तो पॉइंट से बाद वाला नंबर वो डेसिमल पार्ट होता है। डेसिमल पार्ट क्या कहलाता है, मेंटीसा कहलाता है। तो इसका मतलब कि डेसिमल पार्ट ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम क्या होगा, वो होगा आपका मेंटीसा, ठीक है, मेंटीसा, यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है। उसके बाद आपके पास फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो है इफ x इक्वल टू log y देन y इज कॉल्ड द डैश ऑफ x, ठीक है। यानी कि x अगर log y है तो y x का क्या कहलाएगा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर दें, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाएं। तो यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर x का जो x इक्वल है log y के, ठीक है ना, तो y किसके इक्वल होगा, तो log का उल्ट क्या होता है, एंटी लॉग। मतलब कि अगर x इक्वल है y log y के, तो y किसके इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए log को ख़त्म करते हैं। तो log किससे ख़त्म होता है, log एंटी log से ख़त्म होता है। तो यहाँ पे log एंटी log से ख़त्म हो जाएगा, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, एंटी log। इसका मतलब अगर x इक्वल है log y के, तो y किसके इक्वल है, एंटी log x के, ठीक है। ये कॉमन सेंस वाली बात है बेटा। आप पूरा चैप्टर करके आ गए हो, तो पूरे चैप्टर में आपने जो 3.4 है आपके, वो तो पूरी बेस ही इस पे करती है कि log को आप कैसे ख़त्म करोगे। तो बेटा ये बात आपकी फिंगर टिप्स पे है कि log एंटी log से ख़त्म होता है। तो जब x इक्वल है log y के, तो y किसके इक्वल होगा, y इक्वल होगा log एंटी log के, ठीक है। तो ये बात आपकी बुक पे भी लिखी हुई है, पेज नंबर 64 है, आप उसको खोल के एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर कोई नंबर अगर x इक्वल है log y के, तो y किसके इक्वल होगा, एंटी log है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देन y इज कॉल्ड द एंटी log ऑफ x। आप यहाँ पे लिखोगे एंटी log ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा तो मैंने सिर्फ एंटी लिख दिया, आप लोगों को समझ लग जाएगी यहाँ पे एंटी log आए, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो है इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 2 बार। अब ये 2 बार है बेटा, अगर यहाँ पे बार ना होता तो हमने कहना था ये 2 है, लेकिन बार है। बार मतलब विनकुलम, इसका मतलब ये होता है कि आप जो नंबर, जिस नंबर के ऊपर भी ये बार होती है, आप उसका ऑपोजिट यूज़ करते हो। तो नंबर इज़ -2, मतलब कि आपका नंबर क्या आएगा, -2। That number will have dash 0 immediately after the decimal point। उन्होंने ये बोला है कि अगर आपका एक कॉमन, आपके लोग का जो नंबर है उसका करैक्टरिस्टिक, उसका जो करैक्टर है वो -2 है, तो वो नंबर कितने ज़ीरो रखेगा फ़ौरन डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि हमें इसकी अच्छे से समझ लगे। तो बेटा जो हमारा क्वेश्चन 2 का 5th क्वेश्चन है ना, 5th पार्ट है, उसमें ये है कि अगर आपके log की वैल्यू का, log नंबर का जो करैक्टर है वो -2 है, यानी 2 बार लिखा हुआ ना, तो 2 बार किसके इक्वल होता है, वो होता है -2 के। उन्होंने बोला है कि अगर आपने किसी नंबर का log लिया है, या यानी जिस नंबर का भी आपने log लेना है उसका करैक्टर -2 है, तो वो नंबर अपने डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो रखेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, क्योंकि ये -2 है तो हमारा जो वैल्यू होगी वो 0.0234 होगी, ठीक है। आप इसको यूँ लिख लो। अब उन्होंने ये बोला है कि अगर आपका करैक्टर यानी नंबर का जो करैक्टर वो -2 है, -2 से मुराद के आपका जो ये डेसिमल पॉइंट है ये आपका राइट साइड पे मूव करेगा, ठीक है। अब वो राइट साइड पे मूव करके यहाँ 2 पे जाएगा, ठीक है, ताकि आपका करैक्टर बन जाए। तो करैक्टर आपका बनेगा 2। अब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट जो लाइन है उसमें ये पूछा है कि जब अगर वो -2 है, -2 में आपका जो डेसिमल है वो राइट साइड पे मूव करता है। अब ये हो गया, ये आपकी पहली लाइन हो गई कि आपने करैक्टर कैसे बनाया है। तो करैक्टर इसी से बनता है कि आप जब करैक्टर आपकी वैल्यू माइनस में होती है तो आपका जो पॉइंट है वो आपका राइट साइड पे मूव कर जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में ये पूछा हुआ है कि पॉइंट के बाद वो कितने ज़ीरो होल्ड करेगा
यानी वो कितने ज़ीरो होल्ड करेगा इमीडिएटली, मतलब कि आपका जो पॉइंट है फ़ौरन बाद, पॉइंट के फ़ौरन बाद वो कितने ज़ीरो होल्ड करेगा। तो आप यहाँ पे देखो, आपने जबकि करैक्टर 2 बनाया है और माइनस था, तो पॉइंट आपका इस तरफ से यहाँ पे मूव कर गया। तो पॉइंट आपका जो डेसिमल था उसके फ़ौरन बाद कितने ज़ीरो, एक ज़ीरो है। इसका मतलब कि आपका आंसर क्या बनेगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये पूछा हुआ है कि अगर आपका करैक्टर -2 है, तो जब करैक्टर -2 है इसका मतलब कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वैल्यू का वो 0.0 होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस की वजह से आपका पॉइंट राइट साइड पे मूव करता है। ठीक है, राइट साइड पे मूव करता है, ज़ीरो के बाद एक डिजिट छोड़ के आपका जो पॉइंट है वो मूव करेगा। ठीक है ना। और फिर उन्होंने नेक्स्ट लाइन में ये पूछा कि डेसिमल के फ़ौरन बाद वो कितने ज़ीरो होल्ड करेगा, तो डेसिमल के फ़ौरन बाद तो वो एक ही ज़ीरो होल्ड करेगा। इसका मतलब आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो हम अपनी क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारी बुक है। ठीक है, तो फिर से हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ लगे। इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ 2 बार, मतलब कि कोई भी लॉगरिथम का नंबर है जिसका करैक्टर -2 है। ठीक है, तो हमने -2 बनाना है। -2 का करैक्टर बनाने के लिए हमें 0.0 की ज़रूरत है। ठीक है, तो 0.0 के आगे आप वैल्यू आप कुछ भी रख लो, मैंने 2 3 1 रखा हुआ था। ठीक है, अगली अगली जो कंडीशन है वो क्या है, डैट नंबर विल हैव डैश, यानी वो नंबर क्या होगा, जीरोज इमिडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, के मतलब कि वो नंबर और ज़ीरो के फ़ौरन बाद कितने ज़ीरो रखेगा। ठीक है ना, तो कितने ज़ीरो आएंगे, पॉइंट के फ़ौरन बाद तो एक ही ज़ीरो आएगा, तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपके पास 6 पार्ट, वो है इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ 1, दैट नंबर विल हैव डैश डिजिट इन इट्स इंटेग्रल पार्ट। ठीक है, उन्होंने बोला है कि अगर लॉगरिथम के किसी नंबर का जो करैक्टर है वो 1 है, यानी पॉजिटिव नंबर है, डैट नंबर विल हैव डैश डिजिट्स इन इट्स इंटेग्रल पार्ट, तो उसके इंटेग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स आएंगे। तो ये वाला भी हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं ताकि इसका कंसेप्ट हमें क्लियर हो सके। तो उन्होंने आपको 6 क्वेश्चन में ये पूछा है कि करैक्टर आपका 1 है, यानी किसी भी लॉग नंबर का जो करैक्टर है वो 1 है, मतलब कि वो पॉजिटिव नंबर है। तो हम पॉजिटिव नंबर के लिए कोई भी वैल्यू यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 36.01। ठीक है, तो अब चूंकि ये आपका पॉजिटिव नंबर है, तो जब पॉजिटिव नंबर होता है तो जो डेसिमल होता है वो लेफ्ट साइड पे मूव करता है। ठीक है, तो आपका डेसिमल जो है वो इस तरफ को मूव करेगा। ठीक है, तो उन्होंने अब ये कंडीशन हमारी यानी हो गई। पहली लाइन में जो उन्होंने पूछा हुआ है ना, इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ 1, यानी उन्होंने जस्ट हमें ये बताने के लिए ये बताया है कि हमारा जो नंबर है वो 1, मतलब कि हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो हम उसके लिए कंडीशन क्या लेंगे, 36.01। ठीक है, नेक्स्ट है डैट नंबर विल हैव डैश डिजिट इन इट्स इंटेग्रल पार्ट, कि वो अपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स में अपने इंटेग्रल पार्ट में कितने डिजिट रखता है। तो बेटा ये बात सबको पता है कि पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है वो इंटेग्रल पार्ट होता है और जो पॉइंट से बाद वाला नंबर होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले यानी कि इंटेग्रल पार्ट आपका 36 है, उसमें कितने डिजिट्स हैं, उसमें तो 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स क्यों है, क्योंकि आपका पॉजिटिव नंबर है। जब पॉजिटिव नंबर होता है तो दो डिजिट्स के बाद पॉइंट आता है, ताकि हम अपने पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करके 3 को अपना कैरेक्टरिस्टिक बना सकें लॉग में। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने ये पूछा है कि आपके जो नंबर आपने लिया है पॉइंट से पहले उसमें कितने इंटेग्रल पार्ट हैं। ठीक है ना, तो इंटेग्रल पार्ट में आपके 2 डिजिट्स हैं, इसका मतलब कि आंसर आपका क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन में लिखेंगे इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ 1, दैट नंबर विल हैव 2 डिजिट्स इन इट्स इंटेग्रल पार्ट। ठीक है, कितने डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है।